Hello everyone, my name is Sweetie Badhalia and welcome to SV Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्प्लिटिंग प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से हमारे पास दो स्पेक्ट्रम आते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जो हमारे लिए क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है वो एमिशन स्पेक्ट्रम इम्पॉर्टेंट होता है। और एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो सबसे पहले ऑब्टेन किया गया था हाइड्रोजन एटम के लिए। तो अगर हम बात करें एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम की, तो इसने इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जब हाइड्रोजन एटम का एमिशन स्पेक्ट्रम देखा गया तो उसने काफ़ी सारी डेवलपमेंट में हेल्प करी। तो चलिए देखते हैं कैसे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि हम लोग एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते थे, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लेते थे, जिसके अंदर हम लोग कैथोड और एनोड को लगाते थे। इसके अंदर हम लोग हाइड्रोजन गैस फिल करते थे, H2 गैस, काफी लो टेम्परेचर पर, लो प्रेशर पर। इसमें जो हम हाइड्रोजन गैस लेते थे वो किस पे लेते थे? लो प्रेशर पे लेते थे, हाई टेम्परेचर रहता था। तो जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट भेजते थे तो क्या होता था, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन गैस है ये लाइट एमिट करती थी। यहाँ पे हम लोग स्लिट लगाते थे ताकि एक बीम जो है वो पास हो, वो उसको प्रिज्म से पास कराते थे। स्प्लिटिंग प्रोसेस होता था, लाइट जो थी वो स्प्लिट करती थी। और जब हम उसको डिटेक्टर पर देखते थे तो हमें डिटेक्टर पे अलग अलग वेवलेंथ की जो है स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती थी। क्या मिलती थी? डिफरेंट वेवलेंथ की स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, तो कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी, ध्यान से सुनिए, कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी वो हमें यूवी रीजन में मिली, कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी वो हमें विजिबल रीजन में मिली, और कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी वो हमें IR रीजन में मिली, इंफ्रारेड। ठीक है, अब आप सभी को पता है जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि हम किस रीजन में देखते हैं, हम लोग विजिबल रीजन में देखते हैं। ठीक है, तो 1885 में साइंटिस्ट थे J.J. बाल्मर। ठीक है, इन्होंने एक रिलेशन दिया, और इन्होंने जो रिलेशन दिया वो किसके लिए दिया? विजिबल रीजन वाली स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए एक रिलेशन दिया, एक फॉर्मूला दिया कि भाई अगर हमें स्टडी करना हो वेवलेंथ को या वेव नंबर को, विजिबल रीजन वाली स्पेक्ट्रल लाइंस को, तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो J.J. बाल्मर थे उन्होंने विजिबल रीजन के लिए रिलेशनशिप दिया था स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए। उसके बाद यूवी रीजन, IR रीजन और भी रीजन में जहाँ पे जो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व की जाती थी उनके लिए भी फॉर्मूले डिराइव किए गए। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उन्होंने विजिबल रीजन के लिए क्या फॉर्मूला दिया, फिर उसके बाद अलग अलग रीजन के क्या क्या रिलेशनशिप आए, और वो जो रिलेशनशिप आए या जो वो फॉर्मूला बना वो कैसे बना, या उसके पीछे का रीजन क्या है कि भाई हम कहाँ पे n की वैल्यू 1 ले रहे हैं, कहाँ पे n की वैल्यू 2 ले रहे हैं, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि सबसे पहले इसी को स्टडी किया गया था। ठीक है, तो इसको स्टडी किया गया था, तो इसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम या आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा मदद की थी। ठीक है, तो J.J. बाल्मर ने 1885 में रिलेशन दिया, किसके लिए दिया? जो विजिबल रीजन में स्पेक्ट्रल लाइंस आती थी उसके लिए दिया। 1/λ इज इक्वल टू, आप सभी को पता है कि 1/λ किसके बराबर होता है? न्यू बार के, जो कि हमारा क्या होता है? वेव नंबर। इसकी यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स। तो उन्होंने रिलेशन दिया कि ये बराबर रहता है 109,677 इंटू में 1/2 का स्क्वायर माइनस में 1/n का स्क्वायर। ठीक है, n जो है वो एक इंटीजर होता है जिसकी वैल्यू, ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू 3 से स्टार्ट होती है। ठीक है,
0 नहीं होगी, 1 नहीं होगी, 2 नहीं होगी, 3 से स्टार्ट होगी, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है। अब 3 से क्यों स्टार्ट हो रही है और हमने यहाँ पे 2 क्यों लिया वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई या जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो रिलेशनशिप दिया गया वो विजिबल रीजन के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया? जो विजिबल रीजन में स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं उनके लिए दिया गया, और इसीलिए इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं बाल्मर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? बाल्मर फॉर्मूला, ठीक है। अब कुछ बच्चे होंगे ऐसे जिनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। जैसे पहला सवाल तो ये कि भाई जो हमारे पास लाइंस आती हैं उसको हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे देखते हैं। जो लाइंस आती हैं उसको हम इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई हम लोगों ने विजिबल रीजन के लिए ही बाल्मर फॉर्मूला जो है वो क्यों दिया। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टेक्निक होती है, जो मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बता रही थी, वो आज के टाइम में बहुत कॉमन सी चीज है। आज के टाइम में वो इतनी कॉमन चीज है कि हमारे लिए नथिंग टू इम्पॉसिबल वाली चीज है कि हाँ भाई हम अगर यूवी रीजन में कुछ मेजरमेंट लेना चाहते हैं या हम IR रीजन में कुछ स्टडी करना चाहते हैं तो वो हमारे लिए बहुत आसान है। बट हम लोग कब की बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं 1885 की, जहां पे जिस टाइम पे स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक जो थी वो थी नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो वहां पे बहुत मुश्किल था चीजों को स्टडी करना यूवी रीजन में, IR रीजन में आज के मुकाबले, ठीक है। तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोग किस रीजन में देखते हैं, विजिबल रीजन में, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन हमें विजिबल रीजन में दिखी, जो सबसे पहले हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अच्छा विजिबल रीजन में स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं, तो सबसे पहले उसके लिए फॉर्मूला दिया गया। फिर धीरे धीरे जो है यूवी रीजन, IR रीजन, उसके लिए भी फॉर्मूले बने, वहां की स्पेक्ट्रल लाइंस को भी स्टडी किया गया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो बाल्मर सीरीज थी वो डिस्कवर हुई, ठीक है, जो कि हमें विजिबल रीजन में देखने को मिलती थी। सून आफ्टर दैट कि अदर जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी अलग अलग रीजन्स की वो भी डिस्कवर हुई, और हमें पता चला कि और कौन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस हमें हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम में देखने को मिलती है और वो किस किस रीजन में लाई करती है। तो उसको कैटेगराइज किया गया 5 ग्रुप में। सबसे पहले आती है लाइमन सीरीज, ठीक है, जो हमारी अल्ट्रा वायलेट रीजन में अपीयर होती है, जिसमें N1 की वैल्यू 1 होती है और N2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5 होती है। N1 और N2 क्या है ये मैं अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है। फिर दूसरी सीरीज जो है वो क्या है? बाल्मर सीरीज, जो कि कहाँ पे मिलती है? विजिबल रीजन में अपीयर होती है, जिसके N1 की वैल्यू 2 से शुरू होती है, ठीक है, और N2 की वैल्यू 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। फिर उसके बाद पास्चन सीरीज आती है, जो कि इंफ्रारेड रीजन में अपीयर होती है, जिसके N1 की वैल्यू 3 होती है और N2 की वैल्यू 3 से ज्यादा, मतलब 4, 5, 6, 7 से तक जाती है, मतलब उससे भी ज्यादा जाती है। फिर ब्रैकेट और फिर फॉन्ट, ठीक है, ये भी इंफ्रारेड रीजन में अपीयर होती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, और इनके N1 और N2 की वैल्यू जो है वो ये रहती है, ठीक है। तो आई थिंक यहां से ज्यादा क्लियर होगा अगर हम इसको इस तरीके से समझते हैं। आप सभी को पता है कि अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें, ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर की बात करें, तो सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। सभी को पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। उसके बाद बाहर होते हैं एनर्जी लेवल्स। सभी को पता है कि बाहर क्या होते हैं? एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एनर्जी लेवल्स बना रही हूँ। थोड़ा सा सिमेट्रिकल बनाना है, बट अभी मैं क्योंकि ऑन द स्पॉट थोड़ा सा जल्दबाजी में बना रही हूँ तो सिमेट्रिकल नहीं बन रहा है, बट इट्स ओके। ठीक है, मैं अभी फिलहाल ऐसे ही बना रही हूँ। अब देखिए, ये हमने एनर्जी लेवल्स बना लिए। ये होता है फर्स्ट एनर्जी लेवल। ये जो है ये क्या है? फर्स्ट एनर्जी लेवल है, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 1,
ठीक है, ये क्या है, सेकेंड एनर्जी लेवल n की वैल्यू 2, थर्ड एनर्जी लेवल n की वैल्यू 3, फोर्थ एनर्जी लेवल n की वैल्यू 4, फिफ्थ एनर्जी लेवल n की वैल्यू 5, सिक्स्थ एनर्जी लेवल n की वैल्यू 6, सेवेंथ एनर्जी लेवल n की वैल्यू 7। ठीक है, ये हमने ऐसे बना लिया। आप सभी को पता है ये K शेल है, L शेल है, M शेल है, N शेल है और ऐसे सो ऑन चल रहा है। जो हमारा लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, जो हमारा लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है, मतलब कि n की वैल्यू 1, सब जितने भी हमारे एनर्जी शेल्स हैं उन सब में सबसे कम एनर्जी तो इसी की है, फर्स्ट एनर्जी लेवल की, ठीक है, जो कि n की वैल्यू 1 है। तो इसको हम बोलते हैं लोअर एनर्जी लेवल। इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, इसको छोड़ के n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे के सारे क्या है, हायर एनर्जी लेवल। तो अभी मैं फिलहाल बाहर लिख देती हूं कि ये क्या है, हायर एनर्जी लेवल्स। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो इन एनर्जी लेवल्स में होते हैं, घूमते रहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, यहां की एनर्जी, इस शेल की एनर्जी या इस ऑर्बिट की एनर्जी अलग है और इस शेल की एनर्जी जो है वो अलग है। सभी की एनर्जी अलग है, इस शेल की अलग है, इसकी 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 अलग है और इसकी अलग है। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, ठीक है, एनर्जी का डिफरेंस है, हायर से अगर लोअर में आएगा खुद की एनर्जी को कम करेगा। मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली कि अगर इसकी एनर्जी है 100 है और यहां पे आने के लिए अगर इसको 20 करनी है तो जो 80 का गैप है वो 80 जूल एनर्जी जो है वो एमिट करेगा। ये मैं आपको बस समझाने के लिए बता रही हूँ, ऐसा होता नहीं है कि भाई वैल्यू ये रहती है। हाइपोथेटिकली हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि अगर उसको 100 से 20 में अपनी एनर्जी में आना है, इस एनर्जी लेवल में जंप करना है, तो जो गैप है उस एनर्जी को वो एमिट करेगा रेडिएशंस की फॉर्म में। और वो रेडिएशंस जब हमारी रीजन में फॉल करती हैं तो हमको स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। इनके बीच का जो गैप है, जो 80 जूल एनर्जी का जो गैप है, वही तो हमें क्या दिखा रहा है, स्पेक्ट्रल लाइंस दिखा रहा है अलग अलग रीजन्स में, यूवी में, विजिबल में, आईआर में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहली स्पेक्ट्रल लाइन, अगर जो इलेक्ट्रॉन जो है चाहे वो 7th से आए, फर्स्ट में आना, फर्स्ट में ही है, ध्यान से सुनो, चाहे वो 7th एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आए, चाहे वो 6th एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आए, चाहे वो 5th से फर्स्ट में आए, चाहे वो 4 से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आए, चाहे वो 3rd से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आए, चाहे वो 2nd से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आए, आना उसको फर्स्ट में ही है, आना उसको फर्स्ट में ही है। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से, हायर एनर्जी लेवल चाहे आपकी शेल 7 है, 6 है, ठीक है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, देख रहे हो? तो ऐसी लाइंस को, ऐसी लाइंस जो ऑब्जर्व की गई, स्पेक्ट्रल लाइंस की जो सीरीज ऑब्जर्व की गई, उसको कहा गया लाइमन। ऊपर लिख देते हैं, उसको क्या कहा गया, लाइमन सीरीज। समझ में आया? तो यहाँ पे जो हमने N1 और N2 की वैल्यू लिख रखी है, ये एनर्जी लेवल्स हैं। यहाँ पे जो N1 है, मतलब जो आपका लोअर एनर्जी लेवल जो है, उसमें N की वैल्यू 1 ही रहेगी, और जो आपका हायर एनर्जी लेवल है वो कुछ भी हो सकता है। वो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो 7th से भी आ सकता है, 6th से भी आ सकता है, 5th से भी आ सकता है, 4th से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 2 से भी आ सकता है। समझ में आया? फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम बाल्मर सीरीज पे। बाल्मर सीरीज में कौन से शेल की बात होती है? जो लोअर है वो किसको माना जाता है? वो 2nd को माना जाता है। ठीक है, तो 2nd एनर्जी लेवल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन आता है। अब कहाँ से आएगा? हायर से आएगा। ठीक है, तो अब देखो
सेकंड में आना है। तो अब देखिए, इसको अलग पेन से मार्कर से दिखाते हैं। मान लीजिए ऐसे है, इधर देखते हैं, सेकंड में आना है, तो ये हमारी सेकंड है, ये वाली हमारी सेकंड है। सेवंथ से सेकंड में आया, सिक्स्थ से सेकंड में आया, फिफ्थ से सेकंड में आया, फोर्थ से सेकंड में आया, थर्ड से सेकंड में आया। ठीक है, तो यहां से जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिली, जो हमारे इस हायर एनर्जी लेवल से जो ग्राउंड था, जिनका लोअर एनर्जी लेवल वो सेकंड शेल थी, ऐसी स्पेक्ट्रल लाइन की सीरीज को क्या कहा गया? बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज जो है वो हमें कहाँ, कौन से रीजन में मिलती है? विजिबल रीजन में। ठीक है, फिर उसके बाद जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो अब आई जैसे कि थर्ड एनर्जी लेवल में, 7 से आई थर्ड में, 6th से आई थर्ड में, 5th से आई थर्ड में, और 4th से आई थर्ड में। इन सीरीज को क्या कहा गया? इन सीरीज को कहा गया पास्चन सीरीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या था? फोर्थ एनर्जी लेवल की हम लोग बात करेंगे। फोर्थ एनर्जी लेवल कि फोर्थ में इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर से लोअर में आ रहा है। 7th से 4th में आया, 6th से 4th में आया। ठीक है, फिर 7th से 4th में आया, 6th से 4th में आया, और 5th से 4th में आया। तो इन सीरीज को क्या कहा गया? इन सीरीज को कहा गया ब्रैकेट सीरीज। क्या कहा गया? ब्रैकेट सीरीज। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? फॉन्ट। ठीक है, इसमें क्या है? जो लोअर एनर्जी लेवल है वो कौन सा होता है? 5th। तो 7th से 5th में गया, 6th से 5th में गया। यहां पे जो सीरीज मिली उसको हमने क्या कहा? फॉन्ट सीरीज। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान हो, हम लोगों ने बाल्मर का जो बाल्मर फॉर्मूला था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू 109677 इंटू में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर किया था। याद है आप सभी को? तो अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि 2 का स्क्वायर हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने ये वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था ये विजिबल रीजन के लिए पढ़ा था। और विजिबल रीजन जो है उसमें n की वैल्यू जो है, फर्स्ट n1 की जो वैल्यू है वो क्या होती है? 2। और जो n है, मैंने आपको कहा था n की वैल्यू 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, पर 2 से ज्यादा रहेगी। तो वो यहां से आई, जो मैं आपको यहाँ पे बात बता रही हूँ। ठीक है, तो ये तो जो जे बामर थे उन्होंने सबसे पहले विजिबल रीजन के लिए इस फॉर्मूले को दे दिया था। फिर ये फॉर्मूला फर्दर मॉडिफाई हुआ, और ये कैसे मॉडिफाई हुआ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं मिटा रही हूं यहां से। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला था ये कैसे मॉडिफाई हुआ? ये ऐसे मॉडिफाई हुआ कि हमने इसको क्या बोला कि 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार रहेगा इज इक्वल टू 109677। अगर हम अदर्स की बात करें, बाकियों को स्टडी करना है, तो जो n की वैल्यू है ये क्या होगा? ये हमारा कहलाएगा n1 का स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यूज हमारी क्या कहलाएंगी? n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो था ये अदर सीरीज के लिए इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया गया। और आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि n2 की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होती है n1 से। ठीक है, तो एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। समराइज क्या करना है? देखिए, हम ये पढ़ रहे थे कि भाई जो हम किसी भी चीज को, अगर जैसे हम गैस ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं, अगर उसको हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं या इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं तो वो लाइट एमिट करता है। उस लाइट को जब हम प्रिज्म से पास कराते हैं तो वहां पे लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, और जब हम उसको डिटेक्टर पर देखते हैं तो हमको कलर बैंड मिलता है।
तो उन कलर बैंड को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो हमें कलर बैंड मिला, वो कलर बैंड तो हमें विजिबल रीजन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि कलर्स जो है विबग्योर जो है वो हमें विजिबल रीजन में दिखाई देते हैं, सिंपल सी बात है। तो 1885 में जो साइंटिस्ट थे जे बाल्मर, उन्होंने क्या किया, विजिबल रीजन में जो जो स्पेक्ट्रल लाइंस, जो अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट लाइंस थी, ठीक है, वो उनको स्टडी किया और वहां से उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। फिर उसके बाद ये चीज डिस्कवर की गई कि अरे जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो सिर्फ विजिबल रीजन में नहीं होती, वो दूसरे रीजन्स में भी होती है, यूवी में भी होती है, आईआर में भी होती है। फिर उनको स्टडी किया गया, फिर उन स्पेक्ट्रल लाइंस को कैटेगराइज कर दिया 5 कैटेगरी में, 5 ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया। क्या क्या? लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फुंड, ठीक है। फिर बताया गया कि भाई ये जो सीरीज है, स्पेक्ट्रल लाइंस की जो सीरीज है, इनके N1 और N2 की वैल्यू ये होती है, और वो कहाँ से आती है, वो यहाँ से आती है, ठीक है। हमारे पास एनर्जी लेवल्स होते हैं, डिफरेंट शेल्स होते हैं, हर शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता है, ठीक है। हाइयर एनर्जी से जब इलेक्ट्रॉन जंप मार के लोअर एनर्जी में आता है तो वो लाइट को एमिट करता है, क्योंकि हाइयर एनर्जी में उसकी एनर्जी ज़्यादा है, लोअर एनर्जी में आने के लिए उसको एनर्जी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर मेरी खुद की एनर्जी 10 है और मैं चाहती हूँ कि मेरी एनर्जी 2 हो जाए, तो मैं 8 जूल एनर्जी जो है वो बाहर फेंकूंगी। तो वो एनर्जी जब बाहर जा रही है लाइट की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में, उसको जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वहां से हमको पता चलता है कि क्या स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है, ठीक है। तो बताया गया है कि जब इलेक्ट्रॉन 7th से 6th से 5th से 4th से 3 से 2 से, इनसे जब फर्स्ट में जा रहा है तो उसको हम लाइमन सीरीज कह रहे हैं। हाइयर से जब लोअर में जा रहा है और लोअर वाला n की वैल्यू जो है वो 2 है, तो बाल्मर सीरीज उसको कहेंगे। ऐसे ऐसे करके फर्दर जो है हमारी आगे की सीरीज बनाई गई, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए कि इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग्स इक्वेशन, ठीक है। और R जो है, ये R जो है, कई बार कई इक्वेशंस में R लिखा होता है, तो R की वैल्यू होती है 109677, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं रिडबर्ग इक्वेशन पर, ठीक है। एक लाइन आप लोग लिख लीजिए, लिमिटिंग लाइन, ठीक है। लिमिटिंग लाइन क्या होता है? लिमिटिंग लाइन हमारे पास ऐसी स्पेक्ट्रल सीरीज की लाइन होती है जिसमें N2 की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी होती है। N2 की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है, ठीक है, तो उस स्पेक्ट्रल लाइन को जो हमारी वैल्यू आ रही है उसको क्या कहा जाता है, लिमिटिंग लाइन। हमारे पास देखिए रिलेशन क्या होता है, 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू 109677 अपॉन में, मतलब इनटू में 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास रिलेशन। अगर हमारे N2 की वैल्यू इन्फिनिटी है, अगर हमारे N2 की वैल्यू इन्फिनिटी है, आप सभी को पता है कि जो इन्फिनिटी है वो कोई नंबर तो है नहीं। इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है। हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी N2 की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू, जो भी नंबर हम लोग पुट कर रहे हैं N2 का, ठीक है, जो भी हम N2 का नंबर पुट कर रहे हैं, ये जितना बड़ा हम लोग पुट करते जाएंगे, इन्फिनिटी का मतलब क्या, चलते जा रहे, जितना बड़ा नंबर हम ये पुट करते जाएंगे 1/, में N2 की वैल्यू जो है वो उतनी छोटी आती चली जाएगी। और जितना हम बड़ा नंबर यहाँ पुट करेंगे, 1/N2 की वैल्यू जितना छोटा आएगा उतना ही आपका क्या आएगा, वेव नंबर ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका वेव नंबर उतना ही ज्यादा आएगा। और वेव नंबर का रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ, ठीक है, तो वेवलेंथ उतनी ही क्या आएगी, छोटी। तो जब हमारे पास N2 की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है, ठीक है, तो वहां पे हमें जो वेवलेंथ है वो सबसे कम मिलती है, शॉर्टेस्ट, और वेव नंबर जो है वो हमें क्या मिलता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, क्लियर है सभी को ये बात? देखिए 1/इन्फिनिटी जो है ना वो इनफाइनाइट टाइम्स
इनफाइनाइट टाइम्स जो है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। अब कोई नंबर तो है नहीं कि भाई उसकी वैल्यू पुट करके मैं कहूँ कि भाई इतना है, तो वो क्या होता है, नियर टू ज़ीरो। क्या होता है, नियर टू ज़ीरो। तो जितना ये वैल्यू ज़ीरो के करीब आती चली जाएगी, सिर्फ हमारे n1 का स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू डोमिनेट करेगी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वेव नंबर उतना ही ज़्यादा आता चला जाएगा और वेव लेंथ जो है वो उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं रेडबर्ग फॉर्मूले पे। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। आप लोगों को क्या बोला है कि लाइट की वेवलेंथ निकालनी है। लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम undergoes transition from an energy level with n is equal to 4 to an energy level with n is equal to 2। ठीक है, आपका हाइड्रोजन एटम है जिसमें एनर्जी लेवल है, इसकी n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2। मैंने पूरा नहीं बनाया है पर आप समझ गए होंगे। n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4। कह रहे फोर्थ में से जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहाँ आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये आपकी क्या वैल्यू होगी, जो 2 है ये आपकी वैल्यू होगी n1 है ना, लोअर वाला, और हाइयर वाला क्या होगा आपका n2। समझ में आया। तो n2 जो है उसकी वैल्यू 4 है और n1 जो है उसकी वैल्यू 2 है। तो इन्होंने कहा है कि भाई 4 से 2 में आ रहा है, आपको वेवलेंथ निकालनी और फिर उसको उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो है कलर बताना है रेडिएशन का। बहुत आसान है, बस फॉर्मूले में पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ। वेवलेंथ निकालनी है तो मैं वेव नंबर नहीं लिख रही। क्या होता है 109677 इंटू में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये होता है। वैल्यू पुट करिए 109677, n1 की वैल्यू क्या है हमारी 2 का स्क्वायर माइनस n2 क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, 109677 1/4 माइनस 1/16। 4 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, 16 आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। ये हो जाएगा आपका 1/λ इज इक्वल टू 109677, 16 एलसीएम आया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 4 माइनस 1, 109677 इंटू में 3/16। अब हमें लैम्डा निकालना है तो 1/λ है, उल्टा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 16/109677 इंटू में 3। इसको सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। आपका जो आंसर है वो आना चाहिए 0.0000486। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 4.86 इंटू 10 की पावर -5। इस चीज का ध्यान रखना है कि ये आंसर आना चाहिए आपको, आपका 4.86 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, और यूनिट यहाँ पे दे नहीं रखी है तो हम अपनी तरफ से अज्यूम करेंगे कि ये सेंटीमीटर में है, तो ये आ गया। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि भाई मैं इसको अगर नैनोमीटर में रिपोर्ट करना चाहती हूँ तो देखिए क्या है, हमें क्या पता होता है कि अगर हम 1 नैनोमीटर को मीटर में रिपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या होता है 10 की पावर -9 मीटर। सेंटीमीटर में करना चाहेंगे तो क्या होगा 10 की पावर 2 का डिफरेंस आएगा ना, तो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 4.86 इंटू में 10 की पावर, नैनोमीटर को सेंटीमीटर में जब लिखना होता है तो 10 की पावर -7। मैं चाह रही हूँ सेंटीमीटर को नैनोमीटर में लिखना, तो ये 10 की पावर यहाँ आ जाएगी, इधर आएगी डिवाइड में, ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस की। तो मैं क्या लिखूंगी 10 की पावर -5 तो है ही, सेंटीमीटर की जगह मैं नैनोमीटर लिख रही हूँ तो लिखूंगी इंटू में 10 की पावर 7 नैनोमीटर। ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो ये आएगा 4.86 इंटू 10 की पावर 2 नैनोमीटर, तो ये हो गया 486 नैनोमीटर।
तो आपके जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 486 नैनोमीटर। फिर आपसे पूछा है कि जो कलर है रेडिएशन का वो क्या होगा। आप सभी को पता है क्या होता है, विब ग्योर, जो हमारा विजिबल रीजन का स्पेक्ट्रम होता है जिसमें हमें कलर दिखता है वो क्या होता है, विब ग्योर। ये कहाँ से जाता है, 400 से जाता है 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर में मैंने किया ही इसलिए ताकि आपको जज करने में आसानी हो। तो 486 जो है वो 500 के आसपास आता है। 500 आपका यहाँ कहीं बीच में पड़ता है, ब्लू और ग्रीन के बीच में पड़ता है। तो इसका जो कलर आएगा वो कलर आएगा ब्लूइश ग्रीन। वो कलर क्या आएगा, ब्लूइश ग्रीन रेडिएशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।